बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिलीजियस रिसर्च की स्टडीज हमारे यहाँ जारी है। आज तीसरे लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्रिएट योर विजन, मिशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक है प्लस चेंजेस भी, कि क्या तब्दीलियां करनी है। जाहिर है यहाँ चेंजेस अभी कैसे करनी है इसकी बात तो नहीं है आज, वो तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में चलेगी। लेकिन इतनी बात है कि तब्दीलियां तो स्टार्ट में ही हो गई ना, कि आप अभी अपना ख्वाब इस पे अमल करने पे तैयार हो गए, वहीं से बात शुरू हो गई ना। और फिर ग्लोबलाइजेशन माहौल में हम इस वक्त मौजूद है। याद होगा कि सोशल साइंसेस की मैंने पहले लेक्चर में ही अर्ज किया कि इन उलूम की स्टडीज करनी है, और अभी हमने स्टार्ट में स्ट्रेटेजिक स्टडीज से ही स्टार्ट किया। आइए जब हम पहले स्टार्ट इस बात पे करते हैं कि बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है और लोग क्यों नहीं करते ऐसा। कई कंपनियां तो खैर सारी करती हैं, लेकिन कई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या इवन जाती तौर पर भी लोग इस पे सोचते भी नहीं। तो सबसे बड़ा फायदा एक स्ट्रेटेजी बना के फायदा क्या होता है कि हु टू मिटिगेट रिस्क मैनेजमेंट के इंसान को खतरात तो पूरी जिंदगी में आते हैं ना। तो स्ट्रेटेजी करने से ये फायदा होता है कि जो भी खतरात या नुकसान आ जाए, आ सकता हो मुस्तकबिल में, उसकी पहले ही अगर तैयारी कर लें तो बेहतर होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि भी अभी क्या मौका आपको मौजूद है उस पर तो आप सोच लें। तो यही फायदा है ना उससे, कि आप और फायदा हासिल करें। ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका आप हल भी कर लें। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ताकि कोऑर्डिनेशन एक दूसरे साथियों के साथ आप अगर काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो फिर उसके साथ आप बेहतर भी सूरत हाल कर सकते हैं और सही तरह से आप पूरे इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम नुकसान से बच सकते हैं। मिनिमाइज एवर्स कंडीशंस एंड चेंजेस, ताकि कोई भी तब्दीलियां आ रही हो, कोई कंडीशंस, कोई ऐसे हालात के जो मनफी हो, तो इससे आप कम से कम जान छुड़ा सकते हैं। डिसीजन टू बेटर सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि आप फैसला भी आप सही कर सकते हैं। इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, कि जिससे इफेक्टिव एलोकेशन के टाइम और दीगर आपके पास वसाइल, चाहे कोई फंड हो या कोई और चीज कोई और भी हो, और आपका अपना टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब से आप कैसे इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल, क्या आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ अच्छी तरह गुफ्तगू भी कर सकते हैं। इसके नतीजे में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स, के लोगों के रवैये भी इसके नतीजे में अच्छे हो जाते हैं। क्लासिफाइज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इसकी मदद से आप अपनी टीम अगर बन गई है या नहीं बनी तो बना रहे हैं, तो इसके लिए हर एक को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी होगी, किसने क्या करना है किसने नहीं करना, इसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इसका हिस्सा यह आता है। एनकरेजेस फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजेस, कि तब्दीली क्या करनी है और क्या नहीं करनी, तो ये भी आप इसके लिहाज से अपने रवैये को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और जब तब्दीली पूरे बाहर हो जाए तो पहले ही आप अगर उसकी प्लान कर रहे हो, तो फिर आपको शौक नहीं आता, फिर आप आसानी से तब्दीलियों को खुद फ्लेक्सिबल तरीके से हो जाते हैं। ये फायदा।
तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ फायदे। अब नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट और क्या होते हैं कि इंक्रीज्ड एम्प्लॉइज, कि आप आपकी टीम मेंबर्स इनके क्या होगा कि इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, के वो ज्यादा मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज, के इससे जरिए लोगों को बात भी समझ होगी, डायरेक्शन भी पता होगी कि यार ये करना है और ऐसे करना है और इसमें इन चीज से बचना। और फिर ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, के आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो भी नुकसान, जो भी रिस्क्स, कोई खतरात आ जाए तो उसकी पहली तैयारी हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए कि मैं आपकी जाती मिसाल से एक्सप्लेन करता हूँ, ये अर्ज करता हूँ कि लेट्स सपोज, अगर अब ये तो पता नहीं ना कि घर में चोरी आएगी, ये भी तो रिस्क है ना। तो आपको अगर कभी उसने सोचा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया और आपके पास कुछ रकम और अच्छी किस्म की चीजें भी मौजूद है आपके यहाँ, तो फिर इसकी आप सोचेंगे भी नहीं। तो फिर जब कभी भी किसी चोर का मौका मिला वो कर जाएगा, चोरी ले जाएगा, आप पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयारी कर लें, पहले अभी सोच रहे हो, कर रहे हो, तो फिर आप मिटिगेट, इस रिस्क को मिटिगेट का मतलब कि आप इससे जान ऐसे छुड़ा सकते हैं। तो उसके लिए तरीके क्या है कि जाहिर है कि चोरी के लिए क्या, कि एक तो पूरी फैमिली को ये आदत कर दें कि भी जो भी घर से निकले तो निकलते हुए दरवाजा बंद हो जाए। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि आपके घर में सिर्फ दरवाजा अगर आ रहा है लेकिन उसके अलावा खिड़कियां भी होंगी ना, तो खिड़कियां भी ऐसी हो कि कोई बाहर से खोल ना सके, तो इस चोरी से भी आप बच जाएंगे। अच्छा, मजीद उससे ज्यादा तीसरा ये भी है कि बाज लोग अब ये करते हैं कि अपने घर के सामने कैमरा भी लगा देते हैं कि अगर कोई आए जाए उसकी वीडियो बन जाती है, और अगर लेट्स सपोज चोर आए तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी और अब आप पुलिस को दे देंगे सूरत हाल। यानी चोरी ना भी हुई उससे, तब भी उससे अच्छा, वो चोर को अगर पहले ही मालूम है कि जनाब यहाँ पे कुछ है कैमरा, तो वो सिरे से आएगा ही नहीं। चलो, तो ना होने से पहले ही आपने पहले ही प्लानिंग कर ली तो फायदा हो गया ना। तो ये जाती तौर पर मैंने अर्ज किया, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। अब ये प्रैक्टिकली मैंने सचमुच एक कंपनी को ऑडिट किया तो मैंने ये देखा कि रोजाना उनके पास कैश आता है, और कैश भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि बहुत बड़ी रकम रोजाना उनको अपने कस्टमर से मिल रही थी। और मिलती, अब मैंने खैर ऑडिट करते हुए उस कंपनी में मैंने उनके सिस्टम में देखा कि कैश इस टाइम इतना है। अब वो कितना था मुझे अब नंबर तो याद नहीं, लेकिन अंदाजा है मेरा तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल था उस कंपनी में कैश। मैंने अब ऑडिट करते हुए मैं कैशियर साहब के पास गया, उन्हें मैंने कहा कि भाई आप जरा प्लीज जो कैश आपके हाथ में है ना मुझे दें, सामने आपके सामने मैं इसको काउंट करके देख लेता हूँ। अच्छा, जब काउंट किया तो एग्जैक्ट उतना ही 1 लाख रियाल ही निकला। इसका मतलब है कि जो कैशियर है वो कोई चोरी उन्होंने कभी नहीं की, अभी तक तो कोई सामने नहीं आई। ठीक है, गुड। लेकिन मुझे एक सामने एक नजर आ गया कि जनाब इनके यहाँ कैशियर साहब जहाँ पे तशरीफ फरमा है तो वहां पे कोई चोरी हो सकती है। तो मैंने इसलिए उसी कंपनी को ये मशवरा दिया कि जनाब एक तो काम आप ये करें कि कैशियर का कमरा अलग उनको दें, दूसरा काम आप ये करें कि कैश, जाहिर है कि कैशियर सामने तो नहीं वो रखते, वो अपनी टेबल में अंदर वो रखे थे। तो मैंने कहा कि उसके लिए ये होना चाहिए कि आप एक ऐसा सेफ्टी के साथ एक ऐसी अलमारी ऐसी बना दें कि उस पे
ऑटोमेटिकली लॉक लगता हो और कोई आदमी उस लॉक को न खोल सके, बल्कि ये हो कि वो जो कैशियर साहब है सिर्फ वही अपने फिंगरप्रिंट लगाए तो तभी अलमारी खुले, वरना ना खुले। ये कर लें। और तीसरा काम आप ये करें कि जनाब कैमरा भी वहां पे लगा दें। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं, बल्कि फिर भी रिस्क है ना, हो सकता है जाहिर है कैशियर साहब तो हो सकता है कि रात में तो घर जाते हैं, अभी तो वो बड़े बहुत एथिकली नेक और शरीफ आदमी है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये है कि जाहिर है रात में घर में भी तो जाना है ना उन्होंने, तो रात में हो सकता है कि आपके कोई सिक्योरिटी साहब जो है, हो सकता है वही कोई हरकत कर लें या ना करें, वो भी शरीफ आदमी है लेकिन सो गए हो, तो फिर उस वक्त चोर जो है वो आके उसमें इस कमरे को भी तोड़ के अंदर आ सकता है और फिर उस अलमारी को भी तोड़ के जितना कैश ले जा सकता है। तो आप प्लीज आप ये करें कि रोजाना ही आप जितना कैश भी आए इसको आप बैंक में डिपॉजिट करते चले जाएं। और ठीक है, अब आखिरी चलो घंटा जो है वो जितना होगा कैश उतना ही होगा, अगर नुकसान हुआ भी तो चलो इतना ही होगा। तो मैंने वो प्रैक्टिकली वही देखा कि उनको रोजाना 1 लाख रियाल आ रहे थे, तो चलो अब उन्होंने देखा कि बैंक का जो अकाउंट उनका जो टाइम था कि वो जनाब 5 बजे तक वो ले लेते थे, तो ठीक है 5 बजे तक था, लेकिन उस कंपनी की तो कैश फिर भी चल रहा था, वो तकरीबन 6 बजे तक चलता था। तो ठीक है, आखिरी 1 घंटे में वो कितना हुआ कि चलो बहुत हुआ तो 5,000 रियाल तक का ही नुकसान होगा, हो सकता है और कोई नहीं। तो चलो अब देखें कि मैंने इस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी को एक मशवरा ही जाहिर है मैं दे सकता था, दिया, और कंपनी के डायरेक्टर्स ने बिल्कुल मान लिया और इस पे अमल भी कर दिया। तो देखें कि उनका खतरा खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम बहुत हो गया। जो 1 लाख रोजाना का नुकसान था वो बहुत गिर के आखिरी हद तक 5,000 हुआ, लेकिन कंट्रोल भी इतने अच्छे हो गए कि उसका भी चांस ना होने के बराबर ही रह गया। फिर भी है ठीक है, इतनी कोई अगर चोर इतनी मेहनत भी कोई कर ले कि एक तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर वो बेहोश करके और फिर ही हरकत करे तब भी ले जाके नुकसान होगा तो इतना होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना ना होने के बराबर ही हो गया। तो देखिए ये होती है, तरीका ये होता है। तो ये फायदा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। Why organizations don't strategic planning? कई कंपनियां, कई ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई ख्याल ही नहीं करते। करते तो ऐसे बहुत कम है, लेकिन जो करते हैं तहमकाना हरकतें, इसका फायदा क्या होता है? टू एक्सपेंसिव, इसका नुकसान ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि यार इन सोचने पे ज्यादा ही टाइम लगता है, ना करें। और खर्चा इस पे इसलिए उनको करना पड़ता है कि किसी कंसल्टेंट जो इसी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए जो काम करे, तो इस पे भी उसको फीस देनी पड़ेगी, इसलिए लोग नहीं करते। ये पाकिस्तान में बहुत सारी सेठ कंपनियां या फर्म्स वो नहीं करती इसलिए। अच्छा, खुद सोचने में जितना सोचा गया सोच लिया, बाकी मजीद टेक्निकल चीजों पे नहीं सोचते। लेजीनेस, खुद अपनी तरह से लेजी आदमी ऐसे होते हैं तो वो एहतियात ही नहीं करते। फायर फाइटिंग, अब फायर फाइटिंग ये असल में इसका हल है। अगर आपके ऑफिस में या घर में खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फायर फाइटिंग अगर अवेलेबल होगी तो चलो कम से कम आप आग को बचा सकते हैं ना। खत्म करने में चलो जितना नुकसान उतना ही होगा कि जितना हिस्सा ही सिर्फ आग लगी, बाकी बच गई ना, ये फायदा। लेकिन लोग उसी पे इतना ही बस सोच के उससे ज्यादा नहीं सोचते। सोचें तो तब आप अपने खतरों को कम ऐसे करते हैं। कंटेंट विद सक्सेस, ताकि कामयाबी आप पहले ही अगर प्लानिंग करेंगे स्ट्रेटजी की तो तभी आपका अच्छा रिजल्ट होगा। सेल्फ इंटरेस्ट, लोग जरूरत से ज्यादा
लोगों पे एहतियात कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी होता है कि वो साहब अभी तक तो 1 साल तक बड़ा जनाब आप पे एतमाद था, बाद में वो एतमाद खत्म हो गया, उनका मूड चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, हो सकता है वो चोरी करके चले गए या फिर चोरी नहीं की लेकिन कोई और नुकसान कर बैठे, गलती से कर बैठे। सस्पिशियन, अच्छा अगर सस्पिशियन यानी आपको एहतियात के तौर पर थोड़ा सा आपको तजस्सुस हो तो तभी आप उसको स्ट्रेटेजी में कुछ सोचना शुरू करते हैं, वरना नहीं करते। फियर ऑफ फेलियर, लोगों को ये भी सोचते हैं कई कंपनियों के डायरेक्टर्स के यार ये फियर, ये हमने स्ट्रेटेजी की तो कहीं नुकसान ना हो जाए तो हम पे इल्जाम आ जाएगा, लोग इसलिए भी नहीं करते। फियर ऑफ द अननोन, खुद नहीं पता होता मुस्तकबिल में क्या होगा, छोड़ो यार जब होगा देखा जाएगा, अभी छोड़ो। फिर प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस, खुद किसी का कोई पहले से ही कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई, नुकसान तो हो गया, उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हुई तो वो इसलिए कहते हैं अब तो यार फ्यूचर में सोचना ही नहीं। तो ये सब बेवकूफियां की वजह मैंने अर्ज की। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स, होता यही है कि मिनिमाइज इंटरनल कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड रिसोर्सेज, कि इसका नतीजा ये होता है कि अच्छा कंट्रोल नहीं होता। ये वही जैसे चोरी की एग्जांपल मैंने की थी कि अगर आपका लॉकर भी है, लॉकर नहीं लिया, दरवाजा सही तरह बंद नहीं किया, खिड़कियां खुली हैं, आप घर से निकले तो आप भूल भी गए सबको, तो फिर क्या होगा? अगर चोर आ गया तो वो आ गया, फिर ले गया जो भी ले गया, फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो ये जनाब अगर कंट्रोल अच्छा हो तो फिर आप कम से कम इस नुकसान से बच सकते हैं। लीडर्स डू ओनली टू सेटिस्फाई लीगल फॉर्मेलिटीज ओनली, ये पाकिस्तान में ऐसा ही है कि लोग बस हुकूमत ने जो जो फॉर्मेलिटीज लगाई हैं बस यार उसी पे ही सोचो, बाकी सब चीजें बकवास है, छोड़ो परे। तो ये सेठ कंपनियों में अमूमन ये चलता है। मूविंग क्विकली फ्रॉम मिशन एंड स्ट्रेटजी फॉर्मेलिटीज विदाउट कंडक्टिंग असेसमेंट, लोग असल में खुद तज्जिया नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए फिर उसका रिजल्ट होता है कि खुद ही नुकसान, जब नुकसान आ जाए, नुकसान हो जाए, तब उसके बाद सोचते हैं यार अब आइंदा करेंगे। एक वो बड़ा दिलचस्प लतीफा है, वो आपसे शेयर करता हूँ कि एक साहब, उनमें सोचने की शौक नहीं था ना तजिए का था, तो एक बार वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो जाते जाते उनको 2 ट्रक नजर आए। इन्होंने यही सोचा कि ठीक है भाई मैं तो आसानी से बीच में से क्रॉस करके जा सकता हूँ, तो जनाब बस इतना ही सोचा और बड़ी तेजी से गए। लेकिन हुआ क्या कि बीच में एक्सीडेंट हुआ। अब जब वो हॉस्पिटल लोग ले गए उनको, हो गया मामला, जब वो शऊर में आए तो उनसे पूछा भाई ये हुआ क्या, मामला क्या हुआ, कैसा? कहते यार हुआ यही कि ये मैंने तो 2 ट्रक समझे थे, दोनों के अंदर से गुजरने की मैंने सोचा था, वो चला रहा था, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि दोनों ट्रकों के बीच में एक डंडा बीच में रखा हुआ था, वो मेरे सर पे लगा और मैं गिरा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली हुआ यही था कि वो 2 ट्रक नहीं थे, वो एक ही ट्रक था, लेकिन उनको गलती से 2 ट्रक नजर आए थे, तो इसलिए दोनों पे माथा मार के तो वो गिर गए। तो बात ये है इतनी। तो लोग यही करते हैं हरकतें, नुकसान तो रहता ही होता है। अच्छा होने के बाद भी इन साहब की असेसमेंट अच्छी नहीं हुई, यानी पहले ही सही अगर तजिया कर लेते तो चलो नुकसान होता भी तो कम होता। फेलिंग टू कम्युनिकेट टू द टीम, अपनी टीम को सही तरह से बता नहीं सकते पूरी चीज, तो तभी नुकसान होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरवर्ड प्लान, कि अब आप फॉरवर्ड प्लान कि जो प्लान आप फॉर्मल कि जो लिखा हुआ है उसके भी उल्टे मामला चल जाते हैं।
इसका रिजल्ट ये होता है टॉप मैनेजमेंट नॉट सपोर्टिव ऑफ प्रोसेस, कि टॉप मैनेजमेंट इन चीजों पे सपोर्टिव ऑफ प्रोसेस के, उन्होंने जो तरीक़ेकार लोगों को बताया वो लिख के बता दिया, बाद में खुद ही भूल गए कि यार ये काम कैसे मैंने कहा था इनको करने का, तो सोचते भी नहीं है, तो गलतियां फिर ये भी होती हैं। फेलिंग टू यूज एज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नुकसान इसके नतीजे में आ जाते हैं। यूज प्लानिंग एज जस्ट ओनली फॉर्मेलिटी एंड नॉट यूजिंग इट प्रैक्टिकली, तो लोग बस वो सरकारी फॉर्मेलिटीज की हद तक ही रहते हैं और फिर उसके ज्यादा सोचने को पसंद नहीं करते। और फेलिंग टू इन्वॉल्व की पर्सन्स, कि खुद बड़े आदमी इवन डायरेक्टर्स भी बाज़-औक़ात फ्रॉड कर देते इसके नतीजे में। यानी ये स्पेशली जैसे कई फर्म्स जिसमें कई पार्टनर्स होते हैं, तो कोई एक पार्टनर हो सकता है कि इसके नतीजे में दूसरे साथियों के साथ वो फ्रॉड कर ले, हो सकता, तो ये नुकसान आते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अच्छे तरीके से हो, इस पे चेक भी करते जाएं, अमल भी करते जाएं, तो फिर नुकसान नहीं होते, और हो भी जाए तो बहुत मामूली होते कि जो आपके लिए काबिले बर्दाश्त होते हैं। ये रिजल्ट है। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई भी इदारा जो आपने बनाया, तो इसमें ये एथिक्स, अखलाकियात, ये लाजमी होना जरूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, कि हर उस टीम के मेंबर जितने भी बने उन सबको एक पूरा लिखी हुई शक्ल में उनको पहले दिन ही उनको उसको समझा भी देना चाहिए, दिखा भी देना चाहिए, दे भी देना चाहिए कि भाई ये अखलाकी काम हमने ये करने हैं, ये नहीं करने। इंटरनेट प्राइवेसी मिसाल है कि जनाब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट होता है, तो ये इंटरनेट की यहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं देनी, ना ईमेल करनी है और ना ही किसी और तरीके से लेकर जानी है। ये एथिक्स का हिस्सा है। ये स्पेशली खासतौर पे एक एग्जांपल अब देखिए, बैंकिंग में, बैंक में हजारों लाखों लोगों के अकाउंट होते हैं, तो अगर किसी को उसके अकाउंट का नंबर मिल जाए और वहां पे इंटरनेट के साथ बन जाए एक्सेस, तो अगला हो सकता है कि वहां से आपके पैसे ही निकाल, हो सकता है ना, रकम ले सकता है। ये नुकसान है। तो इसलिए ये चीजें हर अपने टीम मेंबर को पूरा समझाने सिखाने की जरूरत है। पॉलिसीज अबाउट डेली बिहेवियर डिसीजंस एट द वर्क प्लेस, यानी काम करते हुए क्या करना है क्या नहीं करना, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और इस पॉलिसी की साथ साथ उनको एक्सप्लेन एक दफा करके भूलना नहीं है, बल्कि साथ साथ इनको याद कराते भी रहना। अब पॉलिसी की एक ये मिसाल है कि जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो उसको काम करते हुए उसे बताना है कि भाई प्लीज यहाँ पे आपने सिगरेट नहीं लगाना, सिगरेट इस्तेमाल नहीं करना। मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देखी, एक ऑयल रिफाइनरी, उसमें क्या होता था कि हर सारे एम्प्लॉइज टीम मेंबर जो भी आता, तो हर आदमी उसको स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड जो है हर आदमी को रोजाना चेक करते थे, क्या आपके यहाँ सिगरेट तो नहीं है, इसलिए कि उसको अब पूरी रिफाइनरी के अंदर, तो ये हो सकता है कि अगर एक सिगरेट भी कोई आदमी ले आया और एक बार माचिस बस की, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रिफाइनरी में हर तरफ ही आग लग जाए। और इसके लिए मैंने ये बहुत खूबसूरती के साथ देखा कि खुद उस
कंपनी के हेड डायरेक्टर्स, उन्होंने भी गार्ड्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन की थी कि भाई आप मुझे भी चेक किया करें रोजाना, ताकि उनके सारे एम्प्लॉइज उन पे ये ना हो कि यार हम पे तो चेक करते हैं और ये खुद उन पे तो कोई मसला नहीं है। नहीं जी, वो उन्होंने कहा कि इतनी अहमियत लोगों को दिखाए। ये तरीका है असल। अवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करनी, मसलन थेफ्ट है, चोरी है। पुअर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कोई पुअर तरीके से कोई अगर काम या अगर कोई बना रहे हैं तो वो भी अच्छी तरीके से करें। पैडिंग एक्सपेंस अकाउंट, पैडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या होते हैं कि जनाब एक ऐसे अकाउंट भी होते हैं कि खर्चों के कि जिसको जनाब बस जहां पे किसी को पता ना चले कि इसमें क्या हुआ है खर्चा। डंपिंग, डंपिंग ये होती है कि वही अपनी जो कुछ चीज जो प्रोडक्ट्स हैं इसको छुपा के कोई चोरी वहां पे ज्यादा इजीली हो सकती है, तो ये हरकतें नहीं करनी, डंपिंग नहीं करनी। अच्छा, डंपिंग उसको भी कहते हैं कि स्पेशली अपनी प्राइस को बढ़ाने के लिए छुपा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये गंदम में इस तरह की हो सकती है कि लेट्स सपोज कि जिन बड़ी बड़ी जिनके पास गंदम या चावल है इसको छुपा के अगर रख दें ताकि कई लोगों को मिले ही ना, और इसके नतीजे में क्या हो कि लोग उसके नतीजे में तैयार हो जाएं कि वो ज्यादा उसकी कीमत आ जाए, तो ये अनएथिकल हरकत है। इसको मैंने स्पेशली बड़ी अच्छी मिसाल एक हदीस में देखी कि होता क्या था कि देहाती लोग अपना सब्जी और भी चीजें वो मदीना में ले जाके बेचते थे, तो कई ऐसे लोग होते कि वो शहर पहुंचने से पहले ही वो हाईवे के ऊपर ही खड़े होते और जो भी देहाती आना तो हाँ भाई भाई ये चीज है, इसकी ये कीमत है बताओ। अच्छा, वो देहाती बेचारे को पता भी नहीं होता कि असल कीमत है क्या, तो उसने वो कहना अच्छा यार ठीक है, इतनी दूर तक पहुंचने के बजाय अभी इतनी रकम मिल रही है वो रकम लेनी, चला जाना अगले ने। अब वो आदमी जिसने वो ले ली जो भी सब्जी और सब कुछ है, अब मार्केट में आके अच्छी कीमत पे बेच रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही मालूम हुआ तो आपने फिर स्पेशल तमाम मदीना के लोगों को कहा कि भाई कोई आदमी बाहर से ना खरीदे, बल्कि जब वो तक मार्केट में आ जाए तो तब उनसे खरीदिए, ताकि सारी दुनिया को मालूम हो कि इसकी कीमत क्या है। इस तरह से इसको बचाया आपने। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कोई आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो ले जाके आप बेच रहे हो, तो यही एक तरह का फ्रॉड है। इसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया इस पे कि आप ये करते होते थे कि रोजाना या रोजाना ना सही हर इक्का दुक्का दिन बाद जाके मार्केट में चेक करते थे, देखते थे। तो एक बार आपने देखा कि आटा जो है वो पड़ा हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उसी आटे के अंदर डाल के देखा तो मालूम हुआ कि नीचे से जो है आटा है तो वो गीला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब को बताया कि भाई ये देखिए ये एक तरह की ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, यही फ्रॉड है, तो ये गलत हरकत है। तो कहा कि जनाब या रसूलुल्लाह ये तो मैंने रखा हुआ था ये, लेकिन रात में बारिश हुई है तो इसलिए मुझे इसका अंदाजा नहीं हो। तो आपने फरमाया कि ठीक है ऐसा हुआ है तो आपको चाहिए कि ये जो गीला आटा है इसको सामने आप रख ले, ताकि अगर किसी ने खरीदना है तो खरीदे, नहीं है तो ना सही, तो ये आप करें। तो फिर वो भी मुखलिस थे, उनको भी समझ आ गई बात की, उन्होंने किया फिर इसको ठीक। तो ये देखिए ये तरीका था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे हमें बचना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिसका मौका है जिसे, तो कॉन्फ्लिक्ट उसका हो गया तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। मिसाल
ये गवर्नमेंट के केस में ज्यादा आपको नजर आएंगे कि एक साहब को इतनी अथॉरिटी है कि वो जनाब किसी भी इदारे को, किसी भी हुकूमत को या इवन कंपनियों को ये काम रोक सकता है। मसलन पुलिस है, पुलिस रोक सकती है ये नहीं करना। तो अब उसूल पूरी दुनिया में ये माना गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, खुद उस पुलिस को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो बिजनेस कर सके, वरना तो होगा क्या कि वो और सारों को रोक देगा और खुद ही वो उसमें प्रॉफिट कमाता जाएगा। तो ये ना, ये दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस पूरी दुनिया में यही है। अब इसके लिए बेहतरीन मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूं। इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल ये हुई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत चल रही थी। तो एक बार उनके दो बेटे वो इराक गए, तो इराक के गवर्नर ने उनको कहा कि भाई आप ये इतनी बड़ी बचत है, क्योंकि इराक में ज़ाहिर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी चली है और इसमें सब लोगों की खिदमत कर दी हमने, तो ये इतनी बचत है, तो आप प्लीज़ ये मदीना ले जाए ताकि वो फिर जिन लोगों को यहाँ पे या वो किसी और इलाके में, वो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों तक पहुँचा दे कि जिनको फ़ायदा है। वो ठीक है, उनके जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने दोनों बेटे जो है उन्होंने वो ले ली सब और वो लेके मदीना ले आए थे। लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई चीजें बीच में उसी ये नज़ारे ये पूरा कुछ शायद कैश ही था, तो कैश से कोई चीजें खरीदी, बीच में जिस शहर या जिस गांव से गुजरते बेचते जाते, लेते लेते फिर मदीना पहुंचे। तो फिर उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरा फंड जो है दे दिया कि अब्बा जी ये पूरी इतनी रकम जो है वो इराक से आई है, तो ये आप दे दें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि स्पेशल गवर्नर को लेटर लिख के उनसे पूछा कि भाई कितने कैश आपने दिया था। तो उन्होंने लेट्स सपोज अगर बताया कि जनाब मैंने कोई 10 लाख दिनार भेजे, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा कि बेटों ने 10 लाख दिनार ही दिए, लेकिन फिर उनको अब ज़ाहिर घर में नजर आया कि मेरे बेटे दोनों बेटों के प्रॉफिट कोई कुछ और भी ज्यादा है। उनका तुम्हें ये सारा कैश कहाँ से आया, ये कहाँ से रकम आई? वो ठीक है 10 लाख जितना था वो तो मिल गया गवर्नमेंट के फंड में, ये बाकी तुम्हारे पास कहाँ से है? उन्होंने फिर कहा कि बाजी हमने बीच में ये चीजें इसी कैश में खरीदी थी, बेची और फिर आए। तो उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि बेटा ये गलत हरकत है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, इसको तुम वापस करो और ये पूरा जितना प्रॉफिट तुमने कमाया ये सब गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। वो कहा अब्बा जी देखे बीच में अगर कोई नुकसान हो जाता तो तब भी तो हम ही जिम्मेदार थे ना, तो बीच में हमने अगर उससे लिया तो ये तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा अगर तो गवर्नर तमाम के तमाम लोगों को ऐसी देते सारे के सारे, बीच में ठीक है प्रॉफिट कमा लेते, ठीक था, लेकिन तुम दोनों मेरे बेटे हो, खलीफा के बेटे हो, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत हरकत है। इसलिए उन्होंने पूरा फंड निकाल के गवर्नमेंट के फंड में कहा और वो फिर लोगों की खिदमत के लिए वहां पे पहुंचा दिया। तो ये असल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेहतरीन एग्जाम्पल। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो सलाहियत है तो वैसी अच्छी हो, ऑनेस्टी कि आप सच्चाई के साथ करें काम को, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी कि आप में कोई तासुब नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी कि आप अपनी और अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को छुपाएं। अब स्पेशली जैसे बैंक्स में दूसरों के अकाउंट है, चलो अगले की कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ लेकिन दूसरे की इंफॉर्मेशन लोगों को पता चल गई। लेट्स सपोज किसी एक आदमी के पास लेट्स सपोज कोई
1 बिलियन रुपीज या डॉलर है और वो अकाउंट में है, लेकिन अगर वो पूरी दुनिया को या कई लोगों को पता चल जाए तो हो सकता है उनमें से कोई डाकू को ये पता चल जाए और वो जाके उस बंदे को अगवा करके उससे ये रकम ले ले। हो सकता है ना। तो ये चीजें, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत जरूरत है। कॉम्पिटेंसी, कि आप में सलाहियत भी होनी चाहिए, उसके लिहाज से ही आप इसमें काम करें। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, कि हमें सेल्फलेसनेस, सेल्फ के सच्चाई के साथ आपको होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, फिर आप जो जिम्मेदारी ले तो इस पे फिर अमल भी प्रैक्टिकली करें, ये है जिम्मेदारियां। ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स ही होने चाहिए। अब भाई इसकी तफसील ये, इंटेग्रिटी क्या है कि परफॉर्म वर्क विद ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ वो काम करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीजेंस, यानी पूरे खुलूस के साथ पूरा काम करे। तो आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आप खुद उस पे आप भी इसी तरह सलाहियत के साथ सच्चाई के साथ काम करें और अपने टीम में भी उन्हीं लोगों को रखें कि जिनमें ये सच्चाई मौजूद हो। ऑब्जर्व द लॉ एंड मेक डिस्क्लोजर एक्सपेक्टेड बाय द लॉ एंड द प्रोफेशन। अब जाहिर है कि उस मुल्क में जो भी कानून है तो उस कानून के साथ सही इंफॉर्मेशन हुकूमत को भी दें, उसमें जो भी टैक्स है वो टैक्स हुकूमत को दें। Not knowingly be a part of any illegal activities, जानबूझकर किसी गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। गलती से अगर किया तो ठीक करें उसको। Respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization, कि उसी आपके इदारे में यही करना चाहिए कि कानून के मुताबिक ही अमल करें। आपको इख्तिलाफ है हुकूमत के कानून में तो हुकूमत से आप इख्तिलाफ करें, एहतजाज करें, वो करें, लेकिन जब तक कानून है तो इसी पे अमल करें। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ एथिक्स की, ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें तमाम इंसान जिसमें मुत्तफिक है, चाहे वो किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक है, तमाम इंसान इसको समझते हैं। मैं वही मिसालें अर्ज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और relationships that may impair unbiased assessment। बिल्कुल आप में तासुब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तासुब दो तरह के होते हैं, एक तासुब होता है किसी के खिलाफ और एक तासुब होता है किसी के हक में। अमूमन आप ये देखते हैं मजहबी तौर पर ये जो फिरका वारियत होती है तो वो यही होती है कि दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत और अपने फिरके के साथ मोहब्बत, ये होता है तासुब। तो इससे हमें हमेशा बचना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इससे बचाना है। कॉन्फिडेंशियल, आपने अपनी भी और दूसरे साथियों की भी इंफॉर्मेशन को छुपा के रखना है दूसरों के बारे में। ये बिल्कुल ढोल की तरह वो कुछ नहीं करना, वरना दूसरों की पे नुकसान हो सकता है। ये मैंने वही मिसाल दी थी कि अगर एक बैंक में बंदे की बड़ी रकम है तो हो सकता है कि उसकी इंफॉर्मेशन किसी डाकू को या किसी फ्रॉड करने वाले आदमी को मिले तो वो ये हरकत वो कोई ना कोई कोशिश कर लेगा। कॉम्पिटेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, अपनी सलाहियत होनी चाहिए, तभी वो काम करें वरना ना करें। आप अगर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या तो उसमें खुद भी देखें आप में सलाहियत है तो फिर करें वरना ना करें। और इसके साथ फिर आप अपनी टीम के मेंबर्स भी वही हासिल करें कि जिनमें वही सलाहियत है। सलाहियत हो तो फिर करें वरना ना करें। कोड ऑफ एथिक्स, ये पूरा होना चाहिए। आईकैप की मैंने मिसाल की। आईकैप क्या है कि ये पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उनका कोड ऑफ एथिक्स सामने आपके
अर्ज किया, इसमें भी सब वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी अर्ज किए हैं। ये एक एग्जाम्पल है, वरना आप पूरी दुनिया के जितने भी ऐसे इदारे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के या सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के, जितने भी तमाम ममालिक में यही अखलाकियात अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाए जाते हैं और इस पे अमल को भी चेक किया जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है एक मुल्क की, वरना और मुल्कों में भी सेम ऐसा ही। आप किसी भी मुल्क के भी आप कोड ऑफ एथिक्स पे आप गूगल में सर्च कर ले, यही पॉइंट्स आपको सामने आएंगे जिसकी मैंने अभी आपसे शेयर की है। फिर ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि आप एहतियात के साथ पूरा काम करते चले जाएं, कोई ऐसा नुकसान ना हो किसी का, ना अपना ना दूसरों का। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आपको हमेशा के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, चाहे बुढ़ापा भी आ जाए तब भी कोशिश करें, और जैसे भी आए, चाहे आप दूसरों के आप आर्टिकल्स पढ़ें, दूसरों के लेक्चर्स सुने, तब भी आपकी सलाहियतें बेहतर आती हैं। फिर साथ साथ आप दूसरों के अमल को भी अगर देख सकते हो तो वो भी देखें, तो तब भी आपके अंदर सलाहियतें ज्यादा आती हैं। क्वालिटी अश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट, कि आपकी जो सर्विस या आप जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब के लिए आप क्वालिटी के साथ साथ चेक भी करते जाएं अपने आप को, तो बेहतर होगा। ये हर इंसान का भी ऐसा होना चाहिए। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक फर्म, एक यूनिवर्सिटी, उन सबको भी इसी तरह से रीचेक करते जाएं तो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो अब आइए दोबारा कि ये इन्हीं जो स्ट्रेटजी से मुतल्लिक अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, तो इसका मैंने पिछले लेक्चर्स में इसकी तिलावत करके तबसरा इसका तर्जुमा किया था, तो अभी इस वक्त सिर्फ तर्जुमा ही आप सिर्फ देख लीजिए, तो एक बार फिर वो याद आएगा कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले ईमान, अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम हुकूमत अता करने का फैसला किया है, तो इस वक्त पर अल्लाह ताला आपको हिदायत करता है कि जिम्मेदारियां उनके हकदारों को मेरिट के साथ अदा कीजिए। जब लोगों के दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला किया करें। निहायत अच्छी बात है जिससे अल्लाह ताला आपको नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। अब सुनने और देखने वाला समी और बसीर अल्लाह है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला इसे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो तुम अब सोच रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसको भी देख रहा है, यानी इसी का रिजल्ट अल्लाह ने आखिरत में देना है। फिर फरमाया, अहले ईमान, अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत कीजिए और इन्हें भी इताअत कर लीजिए जो आप में से मामलात के जिम्मेदार बनाए जा सके। फिर अगर किसी मामले में आप में इख्तलाफ राय होने लगे तो फैसले के लिए अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ लौटा दीजिएगा। अगर आप अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, ये बेहतर और अंजाम के लिहाज से अच्छा है। अच्छा, आपके दिन में ये सवाल आएगा कि इख्तलाफ राय हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप थे तो तब तो था कि सहाबा किराम में इख्तलाफ हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया और जो बात ठीक आई तो हो गया। लेकिन अब हम इख्तलाफ करें तो अब क्या करें? तो भी उसके लिए फिर पूरी दुनिया के अंदर ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन गई हैं, इसी के लिहाज से ही आप ये करें, खुद आप सर्च करें, देखें, उसके लिहाज से जो चीज़ बेहतर है। फिर इख्तलाफ फिर भी रहे बाकी, तो अगर तो दोनों का आपस में पर्सनल मामला है तो चलें, बात खत्म, हर कोई अपना काम जैसा करता रहे। लेकिन जो अगर मामला इज्तिमाई तौर पर है तो फिर उसके लिए फिर अदालत में ही ये मामला करना चाहिए ताकि वो अल्लाह ताला के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज ही अमल किया जाए। फिर अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में इरशाद फरमाया, वह अहले ईमान है जो बड़े गुनाहों जैसे खुली हुई बेहयाइयों से बचते हैं और जब कभी गुस्सा आ जाए तो ऐसे लोग हैं कि दरगुजर कर देते हैं। वही लोग के जिन्होंने अपने रब की दावत पर लब्बैक कही है, नमाज का एहतमाम रखा है, फैसला कुन का तरीक़ाकार उनके बामी मशवरे पर मबनी है और हमने जो रिस्क इन्हें अता फरमाया इसमें से हमारी राह में, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वो लोग
यानी सहाबा कराम के जो बदला उस वक्त लेते हैं जब इन पर ज्यादती की जाए। अब जाहिर है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह ताला ने जो तबसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस का किया है, तो इसका अमल अभी भी हमें करना है, उस पर अमल। तो ये है जनाब बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने अर्ज किया था कि हिस्ट्री यही हुई कि मुसलमानों के यहाँ ऐसे उरूज, ऐसे इलाकों तक फतुहात हुई और यही रहा मामला, और फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना। इसको जब छोड़ना शुरू किया तो हमारे यहाँ जवाल आने लगा और फिर बिल्कुल ही एक्सट्रीम जवाल बना। फिर अब वो पीरियड आया कि हम रिकवरी के पीरियड में आ गए कि अब हम अपने आप को उम्मत मुस्लिमा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है। तो कुरान मजीद की ये जो अहकामात है, इस पे जब तक अमल किया तो अच्छी हालत हुई, जब छोड़ा तो ये हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ही एक एग्जाम्पल के तौर पर तमाम इंसानों के लिए इसलिए खोल दिया ताकि हर इंसान को मालूम हो जाए कि जो देखो ये एग्जाम्पल इन पे अल्लाह ने इसी जिंदगी में करके दिया है कि या तो सुपर पावर बनाया या फिर कुरान को छोड़ा, तो फिर वो कैसे अनएथिकल तरीके से बने, तो फिर वो कैसे गिरे। तो ऐसा ही रिजल्ट अल्लाह ने हर इंसान को आखिरत में करना। फिर आइए अगला टॉपिक, नेचर ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन में अब हम ग्लोबल विलेज में हम मौजूद हैं, जिसको पूरी जमीन एक तरह का एक हम बन गए एक गांव में। और ये गांव क्यों? कि हर इंसान दूसरे इंसान से मिल सकता है, एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकता है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन भी देख लेता है। तो बिजनेस हो या ट्रस्ट हो जिसमें अपने लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी है कुछ है, तो सब में आपने ऐसे करना है कि बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स लीडिंग टू ग्लोबल विलेज में हम है। फिर कंपनीज कुड बी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ये हो चुकी हैं, यानी बहुत सारी कंपनियां कि जो एक मुल्क की हैं लेकिन वो अब कई मुल्कों में काम कर रही हैं। तो एक हर कंपनी की अपनी होस्ट कंपनी होती है जहां से वो पैदा हुई, फिर पेरेंट कंपनी और मुल्कों में बन जाती है, फिर उनकी सब्सिडरीज यानी उनकी और शाखें बनती चली जाती हैं। सर्कुलर वेरिएबल्स, तो ये सब चीजें अहम है कि जब आप किसी और मुल्क में जब आप काम कर रहे हो तो देखना है कि नॉर्म्स वहाँ के क्या एथिक्स है, उनके मजहबी रिलीजियस और कल्चर क्या है, उसके लिहाज से ही आपको सोचना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। वैल्यूज एंड लॉ के उस मुल्क का जो कानून है, जो वैल्यूज कि क्या चीजें ज्यादा अहम समझी जाती हैं और बहुत कम। अच्छा, दीनी एतबार से, एथिक्स के एतबार से तो तमाम मज़ाहिब में एक ही बात है जो मैंने अभी आपसे कुछ शेयर किए एग्जांपल्स। तो इसके अलावा बाकी वैल्यूज के एतबार से फर्क आता है। वो खुद मुसलमानों में हर इलाके में एक इलाके से दूसरे इलाके में आता है कि मिसाल के तौर पे आप जरा खुद ही सोच लीजिए कि एक जमाना था कि इंडिया में मुसलमानों ने काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कल्चर बनाया था कि मिसाल के तौर पर कि जनाब आप किसी भी बड़े बादशाह या किसी बड़े सरदार या पीर साहब या मौलाना साहब से मिलने जाएं तो लाजमी टोपी पहन के जाएं कि यही वैल्यू है, वरना आप बेइज्जत समझे जाएंगे। तो ये इसलिए बच्चों को बचपन से सिखाते थे। ये उस जमाने का था, लेकिन आजकल वो कल्चर नहीं, आज कोई इशू ही नहीं है। तो ये फर्क है ना। तो ये होता जाता है और हर मुल्क में अलग आता है। तो हर के लिहाज से ही आपको सोचना, फैसले का ये करना पड़ता है। और पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस भी आती हैं, तो इससे पहले ही आप स्ट्रेटजी बनाएं। फिर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस कि आप सिर्फ
एक ही जगह चाहिए, सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि लोगों का ट्रस्ट और नॉलेज, एजुकेशन, ये सब शेयर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये सब चीज़ों के लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाए ना। रिड्यूस टैरिफ, लोअर टैक्सेस, ये हो रहा है कई ममालिक में कि वो चाह रहे हैं ताकि दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आए, ताकि हमारे यहाँ चलो लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिल जाएंगी अच्छी, इसलिए वो टैक्स वो कम कर देते हैं। टैरिफ भी इसलिए कर देते हैं ताकि दूसरे मुल्क की चीज़ें आ जाएं, चलो हमारे मुल्क में फ़ायदा हो लोगों को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, कि कैसी इकोनॉमी है, इसके क्या हालात हैं, कितनी किस तरह से लोगों की आमदनी ऐसे चल रही है और क्या मामला है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ताकि कम हो। ये अब आप देखिए, उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी हुई है अब से 20 साल पहले कि अमेरिका और यूरोप सब ने क्या किया कि अपनी कंपनियों, अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके चाइना में कर दिया, क्योंकि ताकि उनका खर्चा कम हो, इसलिए किया ना इन्होंने। लेकिन बेचते वो अपनी सही प्राइस पे, तो फिर होता क्या कि प्रॉफिट ज्यादा आता है इनको। डिफरेंट सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, लीगल फोर्सेस, इन सब के लिहाज से ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इन सोशल एतबार से, हर माहौल से, उसके कल्चर से, डेमोग्राफिक यानी आबादी के लिहाज से और कानून के लिहाज से ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फॉरेन कंपटीशन, ये अच्छा ये साइड इफेक्ट हो रहा है कि आप अगर कोई काम, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कंपेटिटर दूसरे मुल्क से भी आ सकते हैं। आप अगर एक ट्रस्ट लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी खिदमत करने के लिए आपके आ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। और साइड इफेक्ट ये है, इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि इससे लोगों को ज्यादा खिदमत मिल जाती है। तो जनाब ओवरऑल फिर इसका रिजल्ट ये है कि विजन एंड मिशन को आपको रीचेक करना चाहिए कि विजन क्या है। कि विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग इनविजिबल। ये जोनाथन स्विफ्ट स्कॉलर, उन्होंने उनका ये एक जुमला जो फरमाया कि विजन क्या है कि अब आपका ख्वाब है, आपने सोचा कि यार ये होना चाहिए। इसी के लिए थियोडोर हेस्बर्ग साहब फरमाते हैं कि द वेरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज दैट यू हैव विजन, यू कैन नॉट ब्लो एन अनसर्टेन थ्रम्पेट। थ्रम्पेट क्या, गैर यकीनी ऐलान, ये तो कुछ भी नहीं आप कर सकते ना। तो जब तक आपको एक विजन नहीं होगा तो तब तक आप लीडर ही नहीं बन सकते। बात कितनी बड़ी माकूल है। तो इसलिए आपको विजन, अब पिछले लेक्चर्स में मैंने विजन और मिशन की एक एग्जांपल शेयर की थी। इसके लिए आप फिर कई कंपनियां, कई ट्रस्ट, यानी जो भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह के आप विजन और मिशन को जरूर पढ़ लें, देख लें। गूगल में आपको मिल जाएंगे, हर कंपनी और हर ट्रस्ट ने अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई होती है उनकी वेबसाइट में, वहीं को पढ़ लें। उसके लिहाज से आप अपने हिसाब से खुद सोच लें, एडजस्ट कर लें, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये लिखी हुई चीज एक बार हमेशा आए और फिर साथ आपकी टीम जो बने, नए लोग आए, उन नए लोगों को भी वही वो पूरा सामने ट्रेनिंग उस पर भी की जाए, ताकि हर कोई आदमी उसके मुताबिक ही अमल करता जाए। कॉलिंग ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब में इसकी जरूरत है, विजन और मिशन की। अब मिशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी तफसील होती है। एंड एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी मकसद ये होता है कि हर आदमी को डायरेक्शन तो पता चल जाए ना, यहाँ पे हमें करना है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने, ये पिक्चर में आ रही है, विजन ऑफ कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन, एक
उनकी कि उन्होंने अपनी एक विजन ऐसा दिखाया हुआ, टू हैव एनर्जी चॉइसेस दैट आर अफोर्डेबल, रिलायबल, डाइवर्स, सेफ एंड एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल। अब ये देखिए उनका ख्वाब है कि ये कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन, यानी जिसमें ज़ाहिर है कि बिजली और ये सब चीज़ें जैसे चलाते हैं, तो इन्होंने उसके लिए उन्होंने कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं सिर्फ अफोर्डेबल, कि सस्ती बिजली और एनर्जी, जो भी गैस हो, पेट्रोल हो, जो भी सस्ता हो, रिलायबल हो, कि आसानी से लोगों को मिल जाए, डाइवर्स हो, हर इलाके में मिल जाए, सेफ हो, सेफ्टी के साथ हो, और साथ ही पूरा माहौल खराब ना हो। ये देखें कितनी अच्छी बात की उन्होंने। अल्लाह करे उस पर अमल भी कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो ना सही। अब ये दूसरी आप देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, उन्होंने उनका विजन उन्होंने लिखा है कि हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर एंड डेवलप their God given potential to achieve the ultimate success। कि हम तो ये चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स और सब उनके जितने एम्प्लॉयज हैं इनको वो सब कामयाब हो सके, अल्लाह ताला उन सब की मदद करे। ये मतलब ये मैंने एक जो जिसकी आप सुन रहे हैं, तो ये एक मैंने एक तरह का एक इदारा ऑनलाइन बनाया ताकि खिदमत सबकी एजुकेशन की हो। तो ये लिंक है, इसी लिंक पे आप देख सकते हैं, तो इसकी भी विजन और मिशन देख लें। अच्छा, ऐसे मिशन स्टेटमेंट वो होती है तफसील से कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसकी तफसील है। तो उसकी एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है। एक हॉस्पिटल का जैसे मिशन है कि क्या करना है, द बिलीव हॉस्पिटल विथ रिस्पेक्ट, compassion, integrity, and courage honors the individuality and confidentiality of our patients। इन्होंने कहा कि हमें ऐसे करना है कि एक कंपैशन, हर एक के एहतियात हमने करनी है और हर एक के साथ मुखलिस होना है। इंटेग्रिटी, हमें बिल्कुल एथिकल तरीके से हमें करना है, और करेज, पूरी ताकत के साथ हमें ये करना है, और ऑनर, लोगों के अपने सारे साथियों की और अपने पेशेंट्स की इज्जत भी करनी है, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है कि पेशेंट्स की जो भी बीमारी हो तो वो लोगों को नहीं बताना, सिर्फ उसी पेशेंट को ही बताना है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, अपने तरीक़ेकार को इन्होंने पूरा इसमें ऐसे बयान किया। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी आप खुद बना सकते हैं। डेवलपिंग विजन एंड मिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके विजन और मिशन में। अ क्लियर मिशन और नीडेड बिफोर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कि क्लियर मिशन होना चाहिए, वरना तो फिर किसी को बात ही नहीं समझ आएगी। Important to have and broad a range of participation as possible among managers in the developing the mission। ये मिशन आपको, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मैनेजर्स हैं कम से कम उनको जरूर आप खुद समझा दें, ताकि वो अपनी टीम को भी पूरी तरह समझा सकें कि क्या करना है क्या नहीं और हमारा मकसद क्या है। Unanimity of purpose within the organization, के बेहिस ना हो कोई भी। बेसिस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज है ये भी मालूम हो आपकी टीम को, उसके हिसाब से करें। इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि आपका इस्टेब्लिश अच्छे तरीके से आपका माहौल आपका बने। फोकल पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, कि आपको डायरेक्शन लोगों को सही वाज़े आ जाए कि यार करना क्या है और कैसे और करना क्यों है। ये सब चीज़ों का जवाब हर इंसान को मिल जाए जो आपके टीम का मेंबर बने। ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, के पूरा काम का जो है ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स इतना ट्रांसलेट हो, इतना क्लियर हो, किसी में कोई इख्तलाफ बने ही ना। बिकॉज टाइम एंड परफॉर्मेंस
पैरामीटर्स असेस्ड एंड कंट्रोल्ड, कि आपका जो भी खर्चा हो, जो भी टाइम हो, जो भी लोगों का काम हो, इसको रीचेक भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके। कंट्रोल का मतलब गलतियों को बचा सके। बोर्ड इन स्कोप, यानी ये जिम्मेदारी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, तो उन पे जिम्मेदारी ये होती है कि ये उनकी कराए और रिकंसाइल इंटरेस्ट अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, ताकि जो भी स्टेक होल्डर है उन सबको उनकी इंफॉर्मेशन सही तरह पहुंचाए। तो इसलिए ये अपनी वेबसाइट में जरूर डाल देते हैं। आप कहेंगे कि ये कौन है स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर एक तो जो मालिक होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट के, प्लस इसके अलावा अगर ये ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में सब वो लोग कि जो आपकी खिदमत कर रहे हैं वो सब भी, फिर इसके अलावा जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फंड दे रहे हैं कि आप आपकी खिदमत करें, तो ये सारे लोग आपके स्टेक होल्डर्स हैं। फिर पब्लिक भी है कि पब्लिक भी देखती है कि आप क्या कर रही है और क्या मामला है, उन सबको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए अपनी वेबसाइट में वो सामने सभी डाल देते हैं। जनरेट रेंज ऑफ फिजिबल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, यानी आपको अब जाहिर है कि ये विजन और मिशन के अंदर तो नहीं आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी है क्या नहीं करनी, लेकिन कम से कम इसकी डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए, रास्ता तो पता हो ना कि ये करना है। अराउज पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड मोटिवेट रीडर्स टू एक्शन, यानी फिर आपकी विजन और मिशन के अंदर ऐसा लिखा होना चाहिए कि अगला मोटिवेट भी हो, उसमें ताकत भी आए कि यार मैं करूं, इसमें ख्वाहिश भी हो, यानी एक अच्छे अल्फाज में होना चाहिए। जनरेट द इम्प्रेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल हैज डायरेक्शन, ताकि उसकी डायरेक्शन सही है और इसका सही रिजल्ट है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस की बेस पे ही होने चाहिए। इसके बाद फिर ओरिएंटेशन टू ऑडियंस एंड अदर पर्सन, आपको अपनी टीम को पूरा आपने उनके साथ ऑडियंस को पूरा ओरिएंटेशन भी करनी चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना, कैसे करना है, ये कर रहे हैं, और फिर साथ उसकी ट्रेनिंग भी करें उनको। तो जनाब ये है हमारी ओरिएंटेशन के अंदर एक, यानी पहली मीटिंग में ये सब कुछ करना चाहिए, तभी जब आप स्टार्ट हो, और फिर उसके बाद हर साल ही आपको अपनी टीम में जो भी चेंजेस आ रही हो तो वो भी एक्सप्लेन साथ साथ ही करना चाहिए। तो जनाब जो भी सवालात होंगे बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।